हाय फ्रेंड, नमस्कार। लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट डाइवोर्स केस डिसीजन, जिसमें उन्होंने एलिमनी अमाउंट या गुजारा भत्ता को डिसाइड करने के लिए 8 कारकों को सूचीबद्ध किया है। हाल में ही आपने देखा अतुल सुभाष आत्महत्या कांड, जिसमें एक कानूनी लड़ाई के चलते अतुल सुभाष को आत्महत्या करनी पड़ी, मतलब आत्महत्या मतलब अपनी जान देनी पड़ी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा एक डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने उन कारकों को डिसाइड किया जिसके बेसिस पे एलिमनी अमाउंट को डिसाइड किया जाए, तय किया जाए। तो इस केस में पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक का मामला दायर किया था और ये लड़ाई 20 साल से चल रही थी। और आखिरकार पति को इस केस में 5 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और एक 8 कारकों को यहाँ पर दोहराया, जिसका इस्तेमाल गुजारा भत्ता राशि तय करने के संदर्भ के तौर पर किया जाएगा। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने पति, पत्नी और एक बेटे से जुड़ी कानूनी लड़ाई में गुजारा भत्ता राशि के बारे में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए 8 कारक सूचीबद्ध किए हैं और गुजारा भत्ता के मुद्दे से निपटने के दौरान भारत में अदालतों द्वारा इस जो क्राइटेरिया है, उसका गाइडलाइंस है, उसका पालन किए जाने की संभावना है। तो इस केस में एक युवा बैंकर का गुजारा भत्ता का मामला है, जिसकी शादी 1998 में हुई थी और बाद में 2004 में वह अपनी पत्नी से अलग हो गया और 20 साल तक यह बैंकर पारिवारिक न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अदालती कार्रवाई में उलझा रहा। कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब बैंकर ने 2004 में क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की और उसकी पत्नी ने गुजारा भत्ता के भुगतान के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत याचिका दायर की। और इतने लंबे कानूनी विवाद का कारण यह था कि पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता का भुगतान बहुत कम माना गया था और उसकी पत्नी का कहना था कि उनके नाबालिग बच्चे और खुद को चलाने के लिए गुजारा भत्ते के रूप में अधिक पैसे की ज़रूरत है। और यह बैंकर, जो अब दुबई संयुक्त अमीरात में स्थित एक बैंक का CEO है, ने गुजारा भत्ता राशि में वृद्धि के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित प्रत्येक निर्णय का पालन किया और 2015 में स्वेच्छा से गुजारा भत्ता राशि में वृद्धि की। हालांकि जब उसकी पत्नी ने और भी अधिक गुजारा भत्ता राशि की मांग शुरू की तो उसने इसका विरोध किया। बैंकर का मुख्य हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 में यह कहते हैं कि जिस पर उसकी पत्नी अपने और अपने वयस्क बेटे, जिसने उससे समय बीटेक पास किया था, के लिए अधिक गुजारा भत्ता मांगने के लिए निर्भर थी। बैंकर के वकीलों के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 एक वयस्क पुरुष बच्चे को भरण पोषण देने की अनुमति नहीं देती है। पत्नी ने कानून के इस पहलू धारा 26 को चुनौती दी और अदालत से उसे और उसके वयस्क बेटे को अस्थायी गुजारा भत्ता देने के बारे में समाधान मांगा। चूंकि यह पारिवारिक विवाद कानून का प्रश्न बन गया था, क्वेश्चन ऑफ द लॉ, इसीलिए इस मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी बराले ने मामले की सुनवाई की और इसके विवरणों का विश्लेषण किया और मौजूदा कानून को ध्यान में रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने 8 कारक भी निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि गुजारा भत्ता देना आवश्यक है या नहीं, और यदि देना आवश्यक है तो कितना। गुजारा भत्ता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से कारक तय किए, उसको आइए देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिन कारकों का उपयोग करके इस अदालत ने गुजारा भत्ता से संबंधित फैसले पारित किए हैं, वे केवल दिशा निर्देश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केवल दिशा निर्देश हैं, कोई सख्त नियम नहीं है। ऐसे अनसमान कारकों के साथ ये प्रासंगिक हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गुजारा भत्ता तय करने के संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले कारक ये हैं। पहला कारक है पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति।
दूसरा, पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएं। तीसरा, बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार की स्थिति। चौथा, आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति। वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा प्राप्त जीवन स्तर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए नौकरी का त्याग। गैर कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी में जो लागत लगी है उस लागत। और आठवां, पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण पोषण दायित्व की देयताएं, क्या लायबिलिटीज है उसकी। तो ये 8 कारक है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइन में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को 5 करोड़ रुपए और वयस्क बेटे को 1 करोड़ रुपए एक मुश्त गुजारा भत्ते देने का आदेश दिया। तो उपरोक्त कारकों और अंश संबंधित उदाहरणों तथा वर्तमान भारतीय कानून और हिंदू विवाह अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय पारित किए और निर्णय में इसका विश्लेषण करते हैं। रिकॉर्ड में यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी पत्नी एक गृहिणी है और पिछले कई सालों से काम नहीं कर रही है। बेटा उसके साथ रहता है जिसने अब अपना बीटेक कोर्स पूरा कर लिया है और वे प्रतिवादी पत्नी की मां के स्वामित्व वाले घर में रहते हैं। अपीलकर्ता पति ने बेटे की शिक्षा के लिए भुगतान किया है और साथ ही पारिवारिक न्यायालय द्वारा आदेशित अंतरिम भरण पोषण का भुगतान भी किया है। इस न्यायालय के दिनांक 23 सितंबर 2024 के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता पति ने पहले से भुगतान किए गए भरण पोषण के अतिरिक्त 72 लाख रुपए का बकाया भी चुकाया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विवाह विच्छेद के बाद अपीलकर्ता के पास प्रतिवादी का भरण पोषण करने की कानूनी बाध्यता के साथ साथ वित्तीय क्षमता भी है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि अस्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे, बल्कि पत्नी के लिए एक सम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, परिस्थितियों की समग्रता और इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी पत्नी के साथ साथ बेटे के लिए प्रावधान के साथ एक मुश्त समझौता राशि एक उचित व्यवस्था होगी। प्रतिवादी के लिए विवाह के दौरान उसके द्वारा भोगी गई जीवन शैली, अलगाव की लंबी अवधि और अपीलकर्ता पति की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ रुपए की एक मुश्त समझौता राशि सभी लंबित दावों के निपटाना के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को भुगतान की जाने वाली उचित राशि प्रतीत होती है। पिता के लिए अपने बच्चों की देखभाल करना भी न्याय संगत और अनिवार्य है, खासकर जब उनके पास ऐसा करने के साधन और क्षमता हो। भले ही बेटा अब मेजर हो गया है और उसने अभी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है, लेकिन उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि कॉलेज विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी करने और कुछ मामलों में ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल डिग्री पूरी करने के बाद ही बच्चा रोजगार प्राप्त कर पाएगा। वास्तव में यह सुनिश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें लाभकारी रोजगार तभी संभव हो सकेगा जब बच्चा 18 वर्ष की आयु से आगे की शिक्षा प्राप्त कर ले। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने मात्र से ही इस प्रतिस्पर्धा समय में जो लाभकारी रोजगार की गारंटी नहीं मिल पाती। अपीलकर्ता के पास अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, इसलिए उसके भरण पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। बेटे के भरण पोषण और देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपये, केवल 1 करोड़ रुपये की राशि उचित प्रतीत होती है और जिसका उपयोग वह अपने उच्च शिक्षा के लिए और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने तक सुरक्षा के रूप में कर सकता है। तो यहाँ पर कानूनी अस्थायी गुजारा भत्ते के बारे में चुप है, लेकिन कहना है कि इसका निर्धारण वित्तीय निर्धारणों पर स्थितियों पर निर्भर करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अस्थायी भरण पोषण की राशि तय करने के लिए सख्त दिशा निर्देश या कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं हो सकता। भरण पोषण का मात्रा प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक होती है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है।
न्यायालय को ऐसे कारकों पर गौर करने की आवश्यकता है जैसा दोनों पक्षों की आयु, विवाह के दौरान आचरण, उनके व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति, प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च, अपने आश्रितों का भरण पोषण करने की और उनके व्यक्तिगत क्षमताएं और कर्तव्य, और विवाह के दौरान पत्नी द्वारा प्राप्त जीवन की गुणवत्ता तथा अन्य ऐसे अन्य समान कारक। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बच्चे के वयस्क होने पर भी उसके प्रति पिता का दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। भले ही बच्चा अभी भी पढ़ाई कर रहा हो, एक पिता अपने बेटे की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार होता है, भले ही बेटा वयस्क हो। इस मामले ने अनिवार्य रूप से पिता के दायित्वों और दिए जाने वाले गुजारा भत्ते के बीच संतुलन स्थापित किया है। तो ये एक लेटेस्ट डिसीजन है जिसको आप डिटेल में आप इसका ऑर्डर कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।